हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज जो हम पढ़ने वाले हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का विकास, इनके बारे में पढ़े थे, इनके विकास के बारे में। तो राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान है लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन की नीतियों का, उनकी घटनाएं, उनके काल की, उनके समय की, उनके कार्यकाल की जो घटनाएं हुई है, कहीं ना कहीं वो घटनाएं बहुत कहीं ज्यादा रूप से राष्ट्रवाद में योगदान दिए। अलग अलग इंसिडेंट अलग अलग तरीके से हुए। तो आज जो इन्हीं चर्चाओं पे डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी घटनाएं रही, उसी घटना की वजह से राष्ट्रवाद में योगदान मिला, पुशअप मिला, तो उसके बारे में जानेंगे। देखो, हम पढ़ रहे हैं लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन की नीति। तो हम सबसे पहले जानेंगे भाई पढ़ना क्या, आज जो इस क्लास में पढ़ेंगे क्या क्या हुई थी इसकी घटनाएं। तो लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन, इसके समय जो घटनाएं हुई, देखो एक तो आपका पता आया था शाही परिवार, शाही अधिनियम आया था, अधिनियम पहला। दूसरा आया था वर्नाकुलर एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट 1876। ये 1876 आया था, ये 1878 आया था। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ोगे उसके बाद जो वर्नाकुलर एक्ट के बाद पढ़ोगे जो एक लॉ आता है आर्म्स एक्ट, सिविल सेवाएं में उम्र का घटना। ठीक है, कमी होना। तो ये सारे के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये सारे जो इंसिडेंट हुए, ये क्या क्या इंसिडेंट कैसे राष्ट्रवाद में योगदान दी है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है। राष्ट्रवाद में शाही अधिनियम के बारे में बात करें तो देखो, शाही अधिनियम आया अपनी जगह, ठीक था, बहुत कुछ हुआ, इंडिया के लिए था एक जो शाही अधिनियम होना चाहिए, ठीक है, हुआ। लेकिन ऐसी क्या क्या घटनाएं रही, क्या ऐसा हुआ जो इनका विरोध हुआ। देखो, शाही अधिनियम सबको पता है कि 1876 में आता है। जब आते थे इसमें क्या है, जो इंग्लैंड की रानी, इंग्लैंड की महारानी को सामग्री बनाया गया, साम्राज्ञी बनाया गया। तो इसमें जो है ना बहुत सारे पैसे, इसमें करोड़ों रुपए खर्च करेंगे। देखो ये आता है, ठीक है, ये अधिनियम आते हैं, मतलब शाही अधिनियम, इसको शाही पद बोलो, शाही पद अधिनियम। ये आता है इंग्लैंड की महारानी को भारत मतलब जो साम्राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और इनको महारानी को कैसरे हिंद की आ गया। इसमें महारानी को कैसरे हिंद कहा गया। ठीक है, इसके लिए भारतीय व्यक्ति को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के लिए समर्पण की भावना
को दिखाया गया। जबकि ये सब झूठ था। देखो बता रहा हूं, शाही पद अधिनियम, देखो शाही पद अधिनियम 1876 में आता है। इसमें इंग्लैंड की महारानी, जो इंग्लैंड की महारानी थी, भारतीयों के लिए साम्राज्ञी एक बन गई, मतलब जो साम्राज्ञी बना दिया गया, घोषित कर दिया गया। ठीक है, महारानी है, चलेगा, ये भी चलता है। उनको उनके पीछे देखो, उनके पीछे करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि वहां पे कोई जरूरी ही नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों, मतलब ये आंदोलन होता है, इनका विरोध होता है। करोड़ रुपए खर्च किए गए, महारानी को कैसरे हिंद मतलब कहा गया। ठीक है, इसके लिए भारतीय व्यक्ति को, बहुत सारे व्यक्ति को मंगाया गया अलग अलग जगहों से, टैलेंटेड व्यक्ति को, और ऐसा दिखाया गया उनकी स्वागत में, ऐसा दिखाया गया कि भाई जो यहाँ का शासन प्रतिष्ठा है, जो शासन है, उनके शासन की वजह से इंडिया के लोग, भारतीय लोग बहुत खुश हैं, शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था से बहुत खुश है। इस वजह से ऐसा लगे मतलब इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को, इसलिए अलग अलग जगहों से, पूरा भारत के हर एक क्षेत्र से टैलेंटेड लोग को बुलाया गया और उनको महारानी के स्वागत में ऐसा प्रस्तुत किया गया, समर्पण की भावना, मतलब ऐसा बताया गया कि भाई इनके ऊपर जो शासन, राजा का शासन, वो बहुत अच्छे राजा का शासन है, वो हर एक इनकी आवश्यकता आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। लेकिन ये सब दिखावा था। ठीक है, अब ये सब बात तो ठीक है, लेकिन भाई इनका विरोध क्यों हो रहा है? अब इनको समझो ना, इनका विरोध क्यों हो रहा है। देखो जब ये इंग्लैंड की महारानी आती भारत में 1876 का समय, उस समय क्या है, भारत में अकाल का समय, ठीक है, अकाल का समय, लाखों लोग भूखमरी का शिकार हो रहे, भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, आजीविका छीन चुकी है, जीविका, क्योंकि आपको पता है भाई क्या है, छोटे छोटे लघु इंडस्ट्री खत्म होते जाते हैं, आजीविका छीनती जा रही थी। ठीक है, और उसके बाद देखोगे जब ये सब होने के बावजूद अब इनकी जो बेसिक नीड्स वगैरह थे वो भी फुलफिल नहीं हो रही थी, कृषि अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी, कृषि अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी, अब इसकी वजह से देखो भारत में अकाल का वक्त है, लाखों लोग भूखमरी का शिकार है। ठीक है ना, आजीविका मतलब छिनती जा रही थी, कोई साधन ही नहीं था, कृषि की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। इसके बावजूद भारतीय लोग बेरोजगार है, करोड़ों लोग लाखों लोग मर चुके हैं, भूखमरी का शिकार है पूरा भारत में। उस समय का बाद पूरा भारत में क्या है, भूखमरी है, अकाल है। तो इस समय ये इंग्लैंड वासी एकमात्र महारानी को स्वागत में, उनके स्वागत में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे, करोड़ों रुपए, और पहले बार करोड़ों रुपए खर्च तो किए जा रहे, और उनके स्वागत में झूठा प्रमाण दिखाया जा रहा भारतीय लोग को कि हम कितने इन महारानी के लिए, इन क्राउन के लिए, ब्रिटिश क्राउन के लिए कितने समर्पण की भावना दिखाते हैं, कितने एग्रेसिव है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से सारे भारतीय लोग को बुरा लगता है, मतलब इनमें क्या। ठीक है, अब इसका देखो परिणाम क्या होता है, परिणाम क्या होता है, देखो जब इनका क्या हुआ, लोग विरोध करने लगे, जब विरोध करने लगे तो क्या करने लगे भाई कि ये सब इनका झूठ है, ये सब जो प्लान बनाया गया, ये सब जो दिखावा है, सब झूठ है, इनका विरोध करने लगे। क्यों, आप देख सकते हो भाई उस समय अकाल की स्थिति है, करोड़ों लोग करोड़ों रुपए आप सिर्फ एक स्वागत के लिए खर्च कर रहे हो, उनमें से कुछ रुपए अगर गरीब अनाथ में या कोई ऐसा मतलब गरीबी विकास के लिए कुछ आप कर सकते हो, कुछ आजीविका या साधन विकसित कर सकते हो, लेकिन नहीं, अंग्रेज किसी भी एक स्वागत के लिए वो क्या कर रहे हैं, करोड़ रुपए बाहर है, उसके वजह से सारे भारतीय लोग क्या हुआ, इसकी ही वजह से भारतीय लोग एकजुट हुए,
एकजुट हुए और राष्ट्रवाद की भावना पनपी, राष्ट्रवाद की भावना पनपी और राष्ट्रवाद की ओर चल पड़े। ये थे उस समय के हालात। देखो मैं आपको राइटिंग तो ऐसी ही आप समझ सकते हो मेरी बात, आप जितना हो सके समझने पे ज्यादा कोशिश कर, राइटिंग पे फोकस मत करिए। एक बात है, नोट्स जरूर बनाइएगा। देखो ये जो विवाद है, मैं क्या बोला कि कोई भी ऐसा काम हो, कोई भी ऐसा चीज हो जो लोग को एकजुट करे, वही राष्ट्रवाद की पहचान है। देखो लोग को एकजुट क्या क्या किया गया, जबकि लोग को, भारतीय लोग को दिख रहा है अंग्रेज की क्रूरता पुण्य थी, लेकिन फिर भी दिखावा कर रहे। यहाँ भारतीय लोग अकाल पे मर रहे, लेकिन ये क्या कर रहे, कैसरे हिंद की उनको बनाया जा रहा है, करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, महारानी विक्टोरिया महारानी को साम्राज्ञी घोषित किया जा रहा है। मतलब बिना फालतू में जो आप किसी पर राज कर रहे हो, जो एसेंशियल चीज, जो रेलेवेंट जो चीज होती है, जो बेसिक चीज होती है, वो दे ही नहीं रहो, तो अब कैसे, जब जब प्रजाएं खुश नहीं है तो राजा का रहना क्या जरूर, ऐसे राजाओं का क्या काम जो राजा प्रजा की ध्यान न रखे। तो इसलिए इन्होंने विरोध किया और राष्ट्रवाद की ओर भुगल बजाया और राष्ट्रवाद की ओर चल पड़े। तो ये था मतलब ये शाही पद अधिनियम 1876। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्नाकुलर एक्ट। वर्नाकुलर एक्ट के बारे में समझते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, काफी मजा आ रहा होगा आपको, अच्छे समझ में आ रहा होगा आई होप। वर्नाकुलर एक्ट के बारे में समझे। देखो ये क्या है वर्नाकुलर एक्ट, अब इसको समझो। सीधा वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी अखबारों पर प्रतिबंध। ये क्या होता है वर्नाकुलर एक्ट, क्यूलर एक्ट 1878। ये मार्च या अप्रैल में आई थी उस समय। ये क्या था, जो देसी अखबार, आप समझ सकते हो, देसी अखबार जो होती है, देसी अखबार बारों पर प्रतिबंध था। देखो वर्नाकुलर एक्ट क्या था, मैं ऐसे बता दे रहा हूं, फिर बाद में आप समझिएगा। ये एक ऐसा एक्ट था जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटन के समय आया गया था। ये वर्नाकुलर एक्ट 1878 में मार्च के महीने में आया। इस एक्ट के तहत जो देसी अखबारें थी, चाहे जो अमृत पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका हो, कोई भी ऐसे देसी जितने भी अलग अलग भाषाओं में छपती थी भारत के अंदर, वो क्या कर रही थी, अंग्रेजों का खूब बुरी तरीके से, मतलब खूब, मतलब उबड़ उबड़ के उनकी बुराई करी थी। जगह जगह पे उनकी जो इनकी कमियां थी, इनकी क्रूरतापूर्ण जो नीति थी, उनकी बुराइयां थी, वो समाज के आगे, या समाज के लोग जो लोगों के आगे रख रही थी, और लोग को पता चल रहा था, और लोग उससे एकजुट हो रहे थे, और एकजुट हुए तो राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। तो इसी वजह से इन्होंने बोला भाई ये तो राष्ट्रवाद, ये क्या है वर्नाकुलर एक्ट प्रेस की, वर्नाकुलर जो एक प्रेस है, ये जो छपाई होती है, प्रिंटिंग प्रेस होता है, प्रेस जो अखबारों की छपाई होती है वही है। अखबार का सब सारा जो मेन जड़ है अखबार ही है, तो अखबारों को बंद कर दिया जाए जो देसी अखबार है। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी अखबारों को छोड़कर, अंग्रेजी अखबारों को छोड़कर बाकी देसी अखबार जितने भी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, पहली बात। इसमें क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन एक शर्त और लिखा गया। अब मैं बता दिया क्यों लगाया गया भाई, क्योंकि ये अंग्रेज की हर एक छोटी से छोटी कमियों को जनता के आगे रख रही थी, और जनता इसकी वजह से लोग, आप समझ रहे थे अंग्रेजी की कमियों को, उनकी कूड़ापर नीतियों को, इसकी वजह से लोग एकजुट हो रहे थे। जब एकजुट होगी तो भाई राष्ट्रवाद की भावना जब पनपेगी, जब राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी तो अंग्रेज ऑटोमेटिकली कमजोर होंगे। तो क्या हो रहा है, देखो ये देसी अखबार की वजह से ये इसके वर्नाकुलर एक्ट में ये बात अगर फिर भी बताया गया, जो भी अखबार फिर भी छापना चाहता है कोई बात नहीं, आप छाप सकते हो, लेकिन आपको दो चीज का फॉलो करना है। पहला, एक निश्चित राशि मेरे पास जमा करना होगा, और शपथ पत्र भरवाना पड़ेगा कि बाय चांस अगर आप
मेरे खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ छापते हैं तो आपका जो भी निश्चित राशि जमा है वो भी छीन लिया जाएगा। अखबार प्रतिबंध, अखबार जो प्रिंटिंग है आपका प्रेस वो प्रतिबंधित हो, मतलब प्रतिबंध कर दिया जाएगा, ऐसा किया गया। इन्होंने बोला सिर्फ तो सिर्फ इंडियन जो देसी अखबार है उसके लिए, अंग्रेजों के लिए नहीं, और आप छाप सकते हो लेकिन ब्रिटिश सरकार के लिए नहीं। इसमें बताया गया देसी अखबार में क्या है, इसमें इसमें क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ छापने पर रोक, ठीक है ना। अब फिर भी भाई जो देसी अखबार है अगर फिर भी छापना चाहते कोई बात नहीं, स्वागत है। अब फिर भी जो अखबार छापना चाहते हैं उसके लिए स्थानीय जजों से अनुमति लेनी पड़ेगी। जो स्थानीय सरकार है, जजों या स्थानीय सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। और जब दे देंगे अनुमति उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको निश्चित राशि जमा करना होगा। दूसरा जो शपथ पत्र भरना पड़ेगा, ये इन्होंने बताया। और फिर भी अब अंग्रेज जो है ना, मतलब ब्रिटिश वासियों के खिलाफ छाप नहीं सकते। तो इन्होंने क्या है, देखो एक अखबार जो होती है क्या है, एक शीशा होता है, एक जो अगले बीते हुए दिनों की कहानी होती है, एक आईना की तरह दिखाया जाता समाज को। भाई जो कल हुआ उनको दिखाया जाता रिफ्लेक्ट करके, कल जो भाई घटित हुई उसको दिखाया जाता समाज को। तो ये अखबार का ये काम था। लेकिन कुछ अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई आप, इन्होंने सीधा वर्नाक्युलर एक्ट लाकर देशी अखबारों पर प्रतिबंध, अंग्रेजों के खिलाफ छापने पे एकदम रोका। अंग्रेजी सरकार जो भी करे, आप जब अखबार क्या होती भाई, बुराइयों को तोड़ना, अब बुराई करो उसकी छपेगी, उनकी बुराई पर रोक। फिर भी अगर जो अखबार छपना चाहते हो स्थानीय सरकार से अनुमति लेकर निश्चित राशि आपको जमा करनी पड़ेगी और शपथ पत्र भरना पड़ेगा, उसके बाद आप छाप सकते हो। अगर फिर भी इसका उल्लंघन करते हो तो उल्लंघन करने पर आपका क्या है, 7 साल जेल और जुर्माना 7 साल जेल और जुर्माना पकड़े जाने पर, ठीक है ना, जुर्माना। और क्या है, और आपका प्रेस पर जो है जब्त कर लिया जाएगा, प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, ठीक। ये है इनकी पहला। इसमें आप देखो कुछ अखबार जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है उन्होंने बताया, ये वज्रपात बताया, अंग्रेजों की ये जो नीतियों को वज्रपात बताया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्रपात बताया। ये सब इंपॉर्टेंट वर्डें होती है, आपको लिखना बहुत जरूरी कोटेशन के लिए। इन्होंने वर्नाक्युलर जब एक्ट आया तो क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बोले कि ये ऐसी नीति है जो आकाश से होने वाला, ये आकाश से होने वाला वज्रपात है। इस टाइप से आपको ने बताया, ठीक है ना। मुनरो के अनुसार विदेशी शासन और देशी अखबार, देशी पत्रिकाएं एक साथ नहीं चल सकती, ठीक है। आप समझ सकते हो जो इन्होंने बताया, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि भाई
जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये आकाश से होने वाला वज्रपात बताया। मुनरो ने विदेशी शासन और देशी जो पत्रिकाएं एक साथ नहीं चल सकती, इन्होंने बता दिया कि भाई ये कोटेशन है वगैरह। अब एक और बता रहा हूं, वर्नाकुलर एक्ट के तहत एक पत्रिकाएं थी जो अमृत बाजार पत्रिका, जो रातों रात इंग्लिश में हो गई थी, रातों रात अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गई थी। एक पत्रिका के नाम बता रहा हूं, इसी तरह जो घोष नाम करके है, मैं बताऊंगा। देखो अमृत बाजार पत्रिका है, अमृत बाजार पत्रिका का है, जो अमृत बाजार पत्रिका जो रातों रात क्या इंग्लिश में हो गई थी, इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई थी। लेखक कौन थे? मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष ये थे। एक थे ईश्वर चंद्र विद्या जो प्रतिबंध हुई थी। एक और पत्रिका लिख लीजिए, ये सब आपको नोट करना, एग्जाम में लिखना जरूरी है। एक और पत्रिका मैं बताऊं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सही पत्रिका एक क्या है? सोम प्रकाश बंगाली थी, जो प्रतिबंधित हो गई, जो प्रतिबंध जिसको बंद कर दिया गया, जो बंद हो गई, जो पकड़ी गई थी, बंद हो गई थी। ध्यान रखिए, वो अपने आप बंद कर दी गई। ये बंगाली पत्रिकाएं थी, ये भी बंगाली थी, आपको समझना, ये भी बंगाली भाषा में लिखी जाती थी। ये पहले किस में लिखी जाती थी? पहले बंगाली भाषा में लिखी जाती थी, ठीक है ना, बाद में इसको इंग्लिश में कर दिया गया रातों रात में। तो आप समझ सकते हो, ये सब आपको लिखना जरूरी। जैसे आप फिर से रिवीजन करता हूं, वर्नाकुलर एक्ट आया 1778 में, 1778 में आया। इस एक्ट के तहत जितने भी देशी अखबार थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भाई देशी अखबार प्रतिबंध होंगे और अंग्रेजी अखबार चलेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको फिर भी छापना है तो अंग्रेजी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ या विदेशी नीतियों के खिलाफ नहीं छापोगे पहले। दूसरी बात, छापने से पहले आपको निश्चित राशि जमा करनी होगी, उसके बाद शपथ पत्र भराना पड़ेगा कि आप इसे मतलब नहीं छापोगे। और उसके लिए अगर आप छापते हो फिर भी, तो आपके लिए क्या है, निश्चित राशि जब्त हो जाएगी और आपकी जो प्रेस है उस पर प्रतिबंध और जब्त कर दिया जाएगा पहले। उसके बाद इसके बाद ये बताया कुछ लोग हैं, जैसे आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, ये बोले कि भाई कि ये आकाश से होने वाला वज्रपात है, ऐसी नीति है जो अंग्रेज की, भाई बहुत बड़ी बात है भाई, एक तो मात्र साधन है जो अंग्रेज लोग एकजुट करना, इंफॉर्मेशन करना। तो भाई अंग्रेज की नीतियों के खिलाफ लोग कुछ ना कर सकते, अपनी विचारधारा प्रस्तुत तो कर सकते, बाहर निकाल तो सकते अपने गुस्से को, चाहे अखबार के माध्यम से हो, किसी के माध्यम से, उस पर प्रतिबंध लगाई जा रही है। तो उन्होंने बोला कि आकाश से होने वाला वज्रपात है। एक मुनरो थे, उन्होंने बताया कि विदेशी शासन और देशी पत्रिकाएं साथ नहीं चल सकती, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप पाते हैं आर्म्स एक्ट, एक है आर्म्स एक्ट, इसको समझना जरूरी है। ये देखो आर्म्स एक्ट के बारे में समझते हैं। ये एक्ट ऐसा एक्ट था कि इसमें जो भी हमारे पास शस्त्र वगैरह, हथियार वगैरह होते थे, जितने भी हमारे पास जो राइफल्स वगैरह, जो भी बंदूक वगैरह होती थी, आप हथियार समझ लिए। आर्म्स एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो भी हथियार थे, क्योंकि अंग्रेज को भाई डरपोक थे, डर लगने लगता था इसको। तो आर्म्स एक्ट में बताया कि भाई एक जो भी हथियार रखेगा उसका लाइसेंस, हथियार रखने पर लाइसेंस, हथियार रखने पर लाइसेंस। देखो मैंने उस पिछले वाली जो वर्नाकुलर एक्ट था उसमें मैं लिंक नहीं किया। देखो जब ये चीज होने लगे तो लोग एकजुट हुए कि भाई क्यों हमारे प्रेस पे प्रतिबंध करे जा रहे हैं। लोग ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया, लोग ने आंदोलन करना स्टार्ट किया और ये आंदोलन लोग को एकजुट किए और एकजुट की वजह से वो राष्ट्रवाद की ओर गए। तो वर्नाकुलर एक्ट में भी आप लास्ट में ये करके लिख सकते हो, जोड़ना, लिंक करना बहुत जरूरी है, तो एग्जामिनर कैसे समझेंगे। अब आपको समझना है आर्म्स एक्ट के बारे में। आर्म्स एक्ट एक ऐसा एक्ट था कि भाई हथियार रखने पर आपको लाइसेंस, हथियार रखने पर लाइसेंस देना होगा, लाइसेंस लेना होगा, ठीक है ना। अब देखो हथियार रखने पर लाइसेंस, इसके लिए इसमें किस किस को छूट दे दिया गया, तो इसमें भाई यूरोपीय व्यक्ति उसके लिए छूट है, एंग्लो इंडियन
ठीक है ना, जो एंग्लो इंडियन है उसके लिए छूट है। दूसरा, जो भी यूरोपीय व्यक्ति एंग्लो इंडियन है, जो भूस्वामी, स्वामी, जमींदार लिख सकते हो, चाहे कोई जो पद प्राप्त व्यक्ति, उपाधि प्राप्त व्यक्ति, चाहे कैसर हिंद की हो, अलग अलग उपाधि हो, ठीक है। जो भी आप सबका अंग्रेज के ऊपर नहीं है, ये रख सकते हैं हथियार। एंग्लो इंडियन, भूस्वामी, उपाधि प्राप्त जो भी व्यक्ति वो रख सकते हैं, लेकिन आप समझिए, चाहे वो जज हो कोई भी रख सकते हैं, लेकिन आम व्यक्ति, आम भारतीय, आम भारतीय पर प्रतिबंध। देखो आप बताओ उस समय क्यों हथियार रखते थे लोग? क्योंकि उस जमाने में क्या होता था कि लोग अक्सर दूर दूर जगह पे घर बनाया करते थे, और उनके लिए जानवरों की सुरक्षा के लिए, खतरनाक जानवर, क्योंकि जंगलों के बीच में वो भी हुआ करते थे, चारों तरफ से घिरा भी नहीं जाता था। अब तो बहुत जनसंख्या हो गई तो भाई जानवर कभी आ नहीं सकते, भाई एक टाउन एरिया में, गाँव में जल्दी आते नहीं। लेकिन पहले के लोग अपनी कृषि को रक्षा करने के लिए, भाई एक एरिया जो कृषि की है उनको रक्षा करने बाढ़ लगाते थे, उनके लिए भाई अपने हथियार रखते थे, गोला बारूद कभी रखते थे भाई, अपनी सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए। उसे पुलिस उतना जो इंफॉर्मेशन जो होती है, मतलब उतना जो है मतलब अच्छी नहीं थी, उतना जो अपने काम के प्रति एकदम निष्ठावादी नहीं थी, उतना जल्दी समय पर नहीं पहुंच पाते थे। लोग अपनी सुरक्षा खुद करते थे ऐसे मामलों में, तो इसलिए वो हथियार खुद ही रखा करते थे। अब इस पे प्रतिबंध लगाना तो गलत बात है ना, तो अब इस पे प्रतिबंध क्यों लगाओगे? लोग को लगा बुरा, अब लोग ने आंदोलन करना स्टार्ट किया इस एक्ट का विरोध। भाई क्या आर्म्स एक्ट ये गलत है, हमें विरोध करो, क्यों हम अपने हथियार रखते हैं आत्मरक्षा के लिए, कृषि की रक्षा के लिए। भाई कृषि हम करते हैं उसको, उसमें जानवरों की रक्षा के लिए, जानवरों से बचाव के लिए अपने आप को रखते हथियार, पहले के लोग रखा करते थे। लेकिन अब इसमें जब प्रतिबंध लगा तो लोग की मतलब आंखें खुली, भाई अंग्रेज कर क्या रहे, शासन करे अपनी जगह, लेकिन हमें एक आंतरिक जो रियल हमारी जो पर्सनल लाइफ पे इतने हमले मार रहे हैं, इतने मतलब कठोरपंथी दिखा रहे हैं, ये चलेगा नहीं। इसलिए लोग क्या हुए, लोग जो है एकजुट हुए, ठीक है ना, लोग एकजुट हुए और इनका विरोध करने लगे। इसलिए लोग एकजुट हुए होकर विरोध करने लगे। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जब हुआ तो राष्ट्रवाद ही का उदय हुआ, तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस टाइप से आप समझते हो आर्म्स एक्ट के बारे में। और इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्या है इसके, सिविल सेवाएं की उम्र की कमी, CIS थी उस समय, ICS इंपीरियल सिविल सर्विस समझ सकते हो। ICS जो अधिकारी जो बन रहे थे उस समय 21 साल से 19 साल कर दिया गया किसका, जो 21 साल से लेकर 19 साल के ही, 19 साल से 21 साल के ही लोग ही मतलब फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने बताया कि भाई एक जो सिविल सर्विस का अधिकारी का उस समय हुआ करते थे, बहुत अच्छे पद थे, जो UPSC वगैरह देख लो यहीं से निकले। तो ICS अधिकारी, ICS के लिए सिविल सेवाओं में उम्र जो भर्ती के लिए उसमें क्या उम्र बढ़ा दी गई, कम कर दी गई। जबकि भारतीय लोग बड़े बड़े हो जाने के बाद स्कूल जाना प्रारंभ करते थे, और अंग्रेज के बच्चे वो शुरू से ही स्कूल जाते थे, इसलिए वो कम उम्र में पढ़ाई करके निकल जाते थे। और भारतीय लोग बहुत बड़े होने के बाद जाके स्कूल में नाम लिखाते थे, और जब वो जाते थे खुद 18-19 साल के हो गए तो जाके पढ़ेंगे, तब ऑटोमेटिकली आप जब उस समय जाके पढ़ेंगे तो फिर काम कब करेंगे। तो इसलिए मतलब सिंपल सी टेंडेंसी थी उस समय भारतीय लोग की कि भाई एक अच्छी उम्र पा लेने के बाद स्कूल या कॉलेज भेजा करते थे उस समय के लोग, माँ बाप। अब भारतीय लोग अब बताओ कि भाई जो 19 साल कर दिया गया, 19 साल में उसको अच्छा बुरा का पहचान भी नहीं था उस समय, स्कूल की मतलब जो अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं होती थी, है ना। उस वजह से लोग जो है ना, इनसे भी लोग एकजुट हुए, लोग विरोध करे, इससे लोग एकजुट हुए, ठीक है। इस टाइप से हमने देखा सिविल सेवाओं की उम्र। तो हमने
चार चीज को हमने समझा। तो लॉर्ड लिटन के बारे में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो लॉर्ड रिपन के बारे में, जो लॉर्ड रिपन है इसकी कार्यकाल की नीति है, इसके कार्यकाल की नीतियों के दौरान क्या क्या रहा, किस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग किए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मतलब होने में मदद मिली, मतलब उनके विकास में योगदान मिला। लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन ये क्या है? देखो, इसके समय एक आया था, जजमेंट आया था कि एक जजमेंट, आप इल्बर्ट बिल विवाद आप सुनते होंगे। इल्बर्ट बिल विवाद ये कैसा विवाद था कि उस समय जो भी जज वगैरह हुआ करते थे, अंग्रेज जज, वो भारतीय लोगों का केस सुना करते थे, लेकिन भारतीय जज, इंडियन जज, वो अंग्रेज या यूरोपीय व्यक्तियों का कोई भी जजमेंट या फैसला उसके खिलाफ या उनके लिए कोई उसका केस का सुनवाई नहीं कर सकते थे। ऐसा उस समय कानून था, ब्रिटिश रूल के समय। तो जब ये इल्बर्ट बिल आया तो उस समय, जब बिल आया तो उस समय ये बिल एक जजमेंट आया कि भाई अब भारतीय जज भी अंग्रेज मतलब यूरोपीय व्यक्तियों के जजमेंट को सुन सकेंगे, उनके फैसले कर सकेंगे। अब ये बात वहां के मतलब अधिकारी बड़े जो उसके लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी ये चीज। अब ये बात आगे पहुंचा तो बहुत सारे जो यूरोपीय व्यक्ति थे उनको बुरा लगने लगा, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक हम उन पे शासन करते थे, आज तक हम उन पे सारे जजमेंट या सारे फैसले उनके खिलाफ या उनके ऊपर करते थे, आज वो हम पे करेंगे, वो हमारे बच्चे पे करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उनके लिए उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। जब कुछ समय मैं आपको बताऊंगा, जब ये जजमेंट आई तो कुछ समय तक रहा, उस समय तक भारतीय व्यक्ति पहला बना था जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज बने थे। उस सुप्रीम कोर्ट उस समय कलकत्ता का मेन कोर्ट हुआ करता था, कोलकाता का। आप समझ सकते हो कोलकाता उस समय राजधानी हुआ करते थे कि एक जो उस समय मेन कोर्ट, तीन कोर्ट आपको बताया मैंने, जो एक उस समय जो तीन कोर्ट थे इंडिया में अगर मैं बताऊं तो एक तो आपको मुंबई का, मुंबई, ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट, एक चेन्नई आप जिसको मद्रास उस समय कहा करते थे, एक आप समझते हो कोलकाता, कोलकाता, कलकत्ता उस समय बोला करते थे, ठीक है ना, मुंबई, कोलकाता। तो इन सबों का जो आप समझिए सीनियर मतलब इनका जो है कैपिटल, ये सारे ब्रिटेन वासियों का कैपिटल था। तो इन कैपिटल यहीं से सारा सिस्टम मतलब सारी व्यवस्थाएं चलती थी। आपको एक और चीज मैं बताऊंगा कि आप यहाँ से जो इनके अंग्रेजों के किले थे उनके नाम में कमेंट करके बताइए। आज आप जो हम पढ़ेंगे आईसीएस के, मैं बता रहा हूं, एल्बर्ट बिल विवाद, एल्बर्ट बिल विवाद, (1882) आईसीएस के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी बिहारी लाल गुप्ता, लाल गुप्ता, बिहारी लाल गुप्ता और आप समझते हो लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर एशले एडन ने सुझाव दिया कि अब भारतीय जज भी यूरोपीय लोगों का सुनवाई कर सके, सुनवाई कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया। ठीक है भाई, चलो भाई सुनवाई करो, कौन सी बड़ी बात है, सुनवाई करो। अच्छी बात है, इन्होंने बता दिया कि हाँ सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकती। बात जब फैलती है यूरोपीय, सारे यूरोप वासियों को पता लगता है, ब्रिटेन वासियों को लगता है भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो इन्होंने यूरोपीय लोग को सुनवाई कर सके। इसमें क्या हुआ, कलकत्ता
कोर्ट के न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश बने। कोर्ट के वरिष्ठ जो न्यायाधीश बने थे रमेश मित्तल बने। पहले भारतीय आपको ये समझना, पहले भारतीय थे जिन्होंने पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बने थे रमेश मित्तल। किसके स्थान पर? अवकाश पे। कौन से थे? किसके? जस्टिस गार्थ के अवकाश पर, लेकिन वो बने, ठीक है। अब इसकी बात का बहुत जोर विरोध होने लगा। कौन का विरोध? तो यूरोपीय लोग करने लगे। इनके विरोध में यूरोपीय डिफेंस एसोसिएशन गठन किया गया। इसके लिए 1.5 लाख रुपए भी जुटाए कि भाई लड़ने के लिए। और लास्ट में फाइनल में क्या हुआ कि वही बात है, बोले कि भाई हाँ भाई रह सकते हैं, जज रहेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या बोले कि वरिष्ठ अधिकारी चाहे वो न्यायाधीश बनेंगे, ठीक है, लेकिन अब न्यायाधीश की जगह आप क्या बोल दिएगा कि अब उसकी जगह 50% जुड़ी, मतलब जो उसके अंदर जो लोग बैठते जुड़ी भारतीय ने यूरोपीय होंगे। अब देखो बात वहीं पर पहुंच गई ना कि जो पहले अकेला एक न्यायाधीश करता था फैसला, अब क्या होगा? अब सिर्फ न्यायाधीश से नहीं, जबकि उसके अंदर बैठे हुए जुड़ी ही करेंगे। इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई जो जज थे उनकी वैल्यू खत्म हो गई। भाई जो बात है, जब तक जुड़ी मतलब सही फैसला नहीं कर, इनका खिलाफ होगा तो उनका खिलाफ फैसला देने से भी कोई मतलब नहीं, वो जुड़ी ही फैसला करेगी। इस टाइप से ऐसा बन गया टेंडेंसी उस समय। तो इसलिए क्या हुआ, लोग इनका विरोध करने लगा। भारतीय लोग क्या करे? भारतीय लोग देख रहे थे, इनका विरोध करने लगे। विरोध करने के लिए एकजुट हुए। अब होंगे क्यों नहीं? देखो, एक काम सिर्फ मात्र भाई एक जजमेंट आएगी। भाई क्या सुझाव दिया किसने? बिहारी लाल गुप्ता और लेफ्टिनेंट गवर्नर एशले एडन ने दिया कि भाई अब भारतीय जज भी यूरोपीय व्यक्ति का मतलब सुनवाई करेंगे, फैसला करेंगे, उसके ऊपर कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है वो उतना बड़े पद पे गए, कर सकते हैं, कोई गलत फैसला तो नहीं करेंगे, तो कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, इसको जरा से निराश नहीं, इन्होंने क्या क्या उनके खिलाफ डायरेक्ट एक यूरोपीय डिफेंस एसोसिएशन का गठन किया, कुछ फंड में जमा किए लड़ने के लिए, और इन्होंने भारतीय उनमें संशोधन ही कर दिया। मतलब जो कोर्ट में ही संशोधन कर दिया कि बोलेंगे भाई आप इनका फैसला उतना मान्य नहीं रहेगा जितना जुड़ी का रहेगा। जुड़ी 50% आप जो रहेंगे यूरोपीय वासी रहेंगे। अब इसकी वजह से भारतीय लोग बोले भाई एक भी फैसला, एक भी काम ये हमारे हक में नहीं करे, तो क्या चीज करा जाए, क्या चीज का शासन है, तो हम इनका विरोध करेंगे। भारतीय लोग इनका विरोध करने लगे और उनसे भी एक तरफ से एकजुट हुए और लोग राष्ट्रवाद की ओर पनपे। तो इस टाइप से हमने देखा राष्ट्रवाद के वो सारे वीडियो हमने देखा लास्ट क्लास में। जो भी शिक्षा नीति हो, सामाजिक सुधार आंदोलन हो, चाहे अंग्रेजी शिक्षा हो, चाहे अब लॉर्ड रिपन की नीतियां हो, चाहे अलग अलग हम देख लिए हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, आगे जो नेक्स्ट क्लास आएगी, अगले टॉपिक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।